नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं विपुल मिश्रा, जैसा कि आपसे कहा था, आ गया हूं बीबीए की क्लासेस के साथ। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? डिसाइडिंग एंड डूइंग। किसी भी टास्क को या किसी भी ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न को, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको करने के लिए सबसे पहले क्या होता है? प्लानिंग। किसी भी चीज को डिसाइड करते हैं हम कि कैसे करना है, और उसको करने के लिए किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बारे में हम सोचते हैं और उसके बाद उसको करते हैं उस टास्क को। तो डूइंग, डूइंग बाय अदर्स। ठीक है। तो जैसे मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी काम को दूसरे के थ्रू उसको कराना ही मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। और ये परफॉर्म कौन करता है? मैनेजर। मैनेजमेंट कौन परफॉर्म करता है? मैनेजर। ठीक है। इसके बाद हम आएंगे, मैनेजमेंट चार तरह से यूज होता है। मैनेजमेंट टर्म जो है वो चार तरह से यूज होता है। पहला हमारा हो गया एज ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर ऑफ एन एंटरप्राइज। किसी भी कंपनी में जो टॉप मैनेजमेंट होता है, जो आपका डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो किसी भी टास्क को जो करते हैं, किसी भी टास्क को, उसको जो है किस तरह से किया जाएगा, वो कौन डिसाइड करता है? टॉप मैनेजमेंट। और उस टास्क को करने के लिए जो भी प्लानिंग की जाती है, वो क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स, टॉप मैनेजमेंट पे। तो एक तो वहां पर मैनेजमेंट टर्म्स यूज हो गया, और दूसरा हमारा हो गया एज ए ब्रांच ऑफ स्टडी कवरिंग सच एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एज प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया? सिलेबस हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सिलेबस ऑफ मैनेजमेंट। ये स्टडी है जो हमें पढ़ना होता है, उसमें मैनेजमेंट टर्म जैसे यूज हो रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा दूसरा यूज हो गया ऑफ मैनेजमेंट टर्म। उसके बाद हमारा आ गया एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स वाइटल टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव प्रोसेस। तो जैसे आपका क्या होता है इसमें, मैनेजमेंट का जो यूज है, मैनेजमेंट का जो यूज है वो कहाँ कहाँ होता है? जितने भी हमारे टॉप मैनेजमेंट से नीचे मिडिल मैनेजमेंट में जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में मान लीजिए आपका यहाँ लिखा क्या है? प्रोडक्टिव प्रोसेस। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रोडक्शन इंडस्ट्री का ही। तो प्रोडक्शन इंडस्ट्री में मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग का। तो उसमें हमारा हो गया रॉ मटेरियल का पहला तो पार्ट हो गया डिमांड। जैसे मान लीजिए कार को बनाने के लिए पहले क्या जरूरत होती है? रॉ मटेरियल्स की। जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे आपका बॉडी पार्ट जितने भी हैं उसके, उसको कैसे बनाना है, उसके लिए पहले रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हुई, रॉ मटेरियल आ गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया क्या? उसको असेंबल करना। ठीक है। उसके बाद कस्टमाइजेशन का पार्ट आता है। कस्टमाइजेशन हो गया हमारा, जैसे आपका उसमें होता है कि किस डिजाइन में बनाना है और किस तरह से उसको असेंबल करके एक प्रॉपर शेप देना है कार का, वो पार्ट आ गया। और उसके बाद फिर आपका आ गया क्या? कलरिंग और ये सारी चीजें। तो इस तरह से मैं, मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग के, तो इन सारे का सिंक्रोनाइजेशन कौन करता है? एक मैनेजमेंट करता है। तो यहाँ एक मैनेजमेंट टर्म का यूज हो गया। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे, मैनेजमेंट एज ए फंक्शन और प्रोसेस। तो मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस भी होता है। किसी भी काम को कैसे किया जाएगा, वो मैनेज किससे होता है? एक मैनेजमेंट के थ्रू होता है। ठीक है। उसके लिए भी मैनेजमेंट टर्म का यूज होता है। ये दिस इज द फोर्थ वन। उसके बाद हम आते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे। मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है? मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन
फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ठीक है, ये किसने दिया है? हेरोल्ड कुंट्ज ने। ठीक है, किसने दिया है? हेरोल्ड कुंट्ज ने। ये क्या है? ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक जो है थ्योरिस्ट थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दिया है ऑफ द मैनेजमेंट। तो क्या इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन द फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो जैसे बेसिकली आप इससे क्या समझ रहे हैं कि मैनेजमेंट जो होता है कई सारे लोगों से किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी काम को कई सारे लोगों के साथ को ले करके उसको खत्म करना। ठीक है, उस कार्य को करना, किसी भी कार्य को कई लोगों के साथ मिलके या उन लोगों से कराना और करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। तो कराना के साथ साथ करना से आप क्या समझते हैं? इससे ये समझते हैं कि एक अच्छा जो मैनेजर होता है, एक अच्छा जो मैनेजर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट से किसी भी काम को अच्छे तरह से कराता है और उससे जो है कराने के साथ साथ खुद भी अगर जरूरत पड़ती है तो खुद भी वो उस टास्क को करता है, लेकिन उसमें कोई भी कमी नहीं आने देता है और उस टास्क को कंप्लीट करता है। और उस टास्क को कंप्लीट कैसे करता है ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आप पहला जो देखेंगे, मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस। तो मैनेजमेंट सोशल प्रोसेस कैसे है? मैनेजमेंट सोशल प्रोसेस इस तरह से है कि इसमें कई सारे इंडिविजुअल्स और हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि किसी भी टास्क को करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो किसी भी टास्क को ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जब परफॉर्म करते हैं तो कई सारे पीपल्स के मैनेजमेंट की बात हो गई। पीपल्स की बात हुई तो वहां क्या आ गया? सोशल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं किस पे? मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल। ठीक है, तो यूनिवर्सल कैसे हुआ? ये कहीं भी किसी भी एरिया हुआ, किसी भी डिपार्टमेंट हुआ या एक कंपनी से दूसरे कंपनी में मैनेजमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल होता है, कहीं भी ये फिट हो सकता है। खाली उसमें कंडीशन क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की प्रैक्टिस जो है वो वन कंपनी, ये एक्स वाई जेड कोई कंपनी है, यहां से वाई जेड कोई दूसरी कंपनी है और एक्स ये तीसरी कंपनी है। तो यहाँ कोई अगर मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको अलग एनवायरनमेंट मिला होगा, उसके अलग गोल्स होंगे, उसके अलग टास्क होंगे, और यहाँ पर उसके अलग गोल्स होंगे और अलग टास्क होंगे। उसी तरह से यहाँ तीसरा होगा तो उसके पास भी अपना अलग गोल्स होगा, अलग टास्क होगा। लेकिन उस टास्क में किस तरह से वो फिट होता है, एक मैनेजमेंट का कोई भी पर्सन कैसे वहां पे फिट होता है, वही मैनेजमेंट कहलाता है। उसके पास अगर आर्ट है, मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है, तो वो कहीं भी फिट हो सकता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वहां पे फिट हो सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, सॉरी, उसके बाद फिर क्या आ गया? मैनेजमेंट इज एक्टिविटी बेस्ड एंड कंटिन्यूअस। तो मैनेजमेंट यहाँ एक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि मैनेजमेंट यहाँ परफॉर्म करना है, तो वो मैनेजमेंट एक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड हो गया। उसके बाद क्या हो गया? वो कंटिन्यूअस है, ये स्टैटिक फॉर्म नहीं होता है इसका, ये कंटिन्यूअस है, ये चलता रहता है। इसकी प्रैक्टिस, मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करते रहना है। कंटिन्यूअस से एक चीज हम और समझते हैं कि जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर रहा है उसको फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों को समराइज करके आगे बढ़ते रहना है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके बाद हम देखेंगे कि मैनेजमेंट इज पर्पसफुल। ठीक है, तो मैनेजमेंट पर्पसफुल कैसे है, इसके बारे में सीधा सा यही है कि एक अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल है किसी भी टास्क को करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए एक वेल डायरेक्टेड होना ही एक मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कहलाएगा। ठीक है, तो ये पर्पसफुल हो गया। उसके बाद मैनेजमेंट इज ए इंटीग्रेटेड प्रोसेस, इंटीग्रेटिव प्रोसेस। ओके, मैनेजमेंट कैसे इंटीग्रेटिव प्रोसेस है?
जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, इसके कई सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अकाउंट्स, ये हो गया फाइनेंस, ये हो गया आपका ऑपरेशन, ये हो गया आपका कौन सा, मार्केटिंग, ये हो गया आपका सेल्स, ठीक है। तो अकाउंट्स का अपना अलग एक सब गोल होगा, फाइनेंस का अलग सब गोल होगा, कोई भी टास्क जो उसको करना है, और ऑपरेशन का अपना अलग सब गोल होगा। ऑपरेशन में भी कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे सप्लाई हो गया, डिमांड हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और उसके बाद फिर कौन सा आता है, मार्केटिंग। मार्केटिंग का भी अपना एक अलग गोल होगा कि कितने हमारे मार्केट बेस कैसे बनाना है, उसके बारे में यहाँ पे होगा। उसके बाद फिर आपका आता है सेल्स। उस मार्केट बेस में जो मार्केटिंग टीम ने जो मार्केट बेस बनाया है, उनको उनसे सेल्स जनरेट करना, ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट का टारगेट हो गया। तो अलग अलग सबके क्या होंगे, सब गोल्स होंगे, ठीक है। और ये सारे गोल्स इंटीग्रेटेड होंगे किससे, एक कंपनी के अल्टीमेट गोल से। कंपनी का अल्टीमेट गोल क्या होगा, यहाँ पर कंपनी का अल्टीमेट गोल हो गया कि अपने प्रोडक्ट को, अगर वो प्रोडक्ट की कंपनी है या सर्विसेज की कंपनी है, तो अपने सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट को मार्केट बेस में पहुंचाना, और उसके उस मार्केट बेस में अपने सेल्स को हमेशा हाई रखना, मैक्सिमम मार्केट को एक्वायर करना, ये कंपनी का अल्टीमेट गोल हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमारा मैनेजमेंट क्या हो गया, इंटीग्रेटिव प्रोसेस हो गया। और ऐसा ही नहीं है, कंपनी का जो हायर मैनेजमेंट हो गया, वो तो कंपनी के अल्टीमेट गोल पे फोकस्ड होगा, और बाकी जो डिपार्टमेंटल हो गए, वो क्या हो गए, वो अपने पर्टिकुलर सब गोल पे फोकस्ड हो गए। तो यहां भी मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो रही है इंडिविजुअल लेवल पे, और यहाँ ओवरऑल हायर लेवल का हो गया, ये क्या हो गया, टॉप मैनेजमेंट हो गया। तो इसी तरह हमारे पास 3 लेवल्स भी होते हैं, वो मैं आगे अभी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद क्या हो गया, मैनेजमेंट इज ए आर्ट। आर्ट कैसे प्रैक्टिस करना है, वो एक मैनेजमेंट को, वो भी एक आर्ट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैनेजमेंट का एक मैं एग्जांपल ऐसे भी देता हूं कि आपका जो लीडर्स होते हैं, जो लीडर्स हो गए, जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, या कोई भी XYZ लीडर ले सकते हैं आप। तो ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल वे में अपना जो है एक परफॉर्म करते हैं लीडरशिप। तो इनके अंदर क्या होना चाहिए, किसी भी काम को करना है, जैसे इंडिया लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे किसी भी काम को करना है, तो उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करें, वो डिसीजन कौन लेता है, वो हायर मैनेजमेंट, दैट मींस प्राइम मिनिस्टर के पार्ट आ गया। तो उसको अच्छे से अच्छे तरह से इंप्लीमेंट हो, उसका पूरा सुपरविजन किसके अंडर में आ गया, टॉप लीडर के अंडर आ गया। तो ये आपका एक आर्ट भी हो गया, इसमें कैसे परफॉर्म करना है, कला है, एक सीधी सी बात है। और उसके बाद आ गया मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। ऑब्वियस है, प्रोफेशन है। जैसे आपका आ गया कि मेडिसिन का प्रोफेशन हो गया, आर्ट का प्रोफेशन हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग का प्रोफेशन, या आप कह सकते हैं लॉयर, या आप कह सकते हैं कि एज ए डॉक्टर। तो उसी तरह से मैनेजमेंट भी एक क्या है, प्रोफेशन है। इसके बाद आपका आ गया मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल लेवल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि टॉप लेवल हो गया, लोअर लेवल हो गया, या मिडिल लेवल हो गया, हर जगह मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होती है, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। सो इसके आगे हम चलेंगे, जैसा मैंने आपको कहा था मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ देखिए 3 लेवल्स हैं इस मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में आपके आ गए जैसे कि आपका हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, और उसके बाद फिर आपके टॉप लेवल में हो गए CEOs हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव्स हो गए, या आप कह लीजिए कि मैनेजर, या ये भी हो सकते हैं आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो सकते हैं। और उसके बाद फिर मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मतलब हो गया आपका, ये तो आपका CEO मान लेते हैं, कंपनी का स्ट्रक्चर है, ये CEO है, ये टॉप लेवल के हो गए। इसके बाद मिडिल लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंटल डायरेक्टर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये आपके हो गए मिडिल लेवल। उसके नीचे आपके आते हैं लोअर लेवल के जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स हो गए। डिपार्टमेंट में भी सब डिपार्टमेंट जो
जैसे अलग अलग टास्क को करने के लिए एक टीम लीडर होते हैं, तो वो हमारे क्या हो गए, लोअर लेवल पे आ गए। ठीक है, इसमें अब आप देखेंगे कि इनका गोल किस तरह से ओरिएंटेड होता है। तो सीईओ किसी भी टास्क को करने के लिए जब सीईओ या एग्जीक्यूटिव लेवल पे टॉप मैनेजमेंट से कोई भी ऑर्डर आएगा, या कह सकते हैं कि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो वो डिपार्टमेंटल लेवल पे अलग अलग उनको उसको कन्वे किया जाएगा अलग अलग डायरेक्टर्स को, और वो डायरेक्टर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को, या कह सकते हैं कि लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनको वो बताएंगे कि ये आपको ये टास्क करना है। तो वो एक तरह से टॉप से बॉटम तक पूरा उसका एक हायरार्की बन गया, और उस तरह से वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी टास्क को। सेम उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो भी हमारे ग्रेवियंसेस, या आप कह सकते हैं जो भी हमारी कमियां होती हैं, वो कैसे पता चलती हैं, कंट्रोलिंग पार्ट में। वो अभी आगे अभी आपका आएगा। तो वो लोअर लेवल से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो नुआंसेस होते हैं, वो लोअर लेवल पे पता होता है। वो हमें पता चलता है फिर कहाँ, सीईओ को कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा, या टॉप मैनेजमेंट को कैसे पता चलेगा, नीचे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो जस्ट रिवर्स में वे में वो चलेगा, उससे पता चलेगा हमें आगे। उसके बाद हमारा आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, बेसिकली ये तीन पार्ट जो हैं वो स्टैटिक हो गए। स्टैटिक किस वे में हो गए कि एक टॉप मैनेजमेंट हो गया, उसने क्या किया, प्लानिंग किया। प्लानिंग हमेशा टॉप मैनेजमेंट करता है, ठीक है, क्योंकि उसे अल्टीमेट गोल की चिंता होती है। तो प्लानिंग हो गया। प्लानिंग में क्या आ गया आपका? प्लानिंग में हो गया जैसे हम किसी भी टास्क को या किसी भी कंपनी के जो भी पर्पज है जिस लिए वो कंपनी है, तो उसको करने के लिए वो कैसे करना है, उसका प्लान कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट। तो ये पहला पार्ट क्या आ गया, प्लानिंग का। उसके बाद उस प्लान को किस तरह से, किस एल्गोरिदम में उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, और वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये किस में आता है? ऑर्गेनाइजिंग पार्ट में। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना उसको, जो भी प्लान है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किस वे में ऑर्गेनाइज करना है, किस प्रोसेस में, किस एल्गोरिदम में ऑर्गेनाइज करना है, ये किस में आएगा? ऑर्गेनाइजिंग पार्ट में। इसके बाद स्टाफिंग का पार्ट आता है। स्टाफिंग में बेसिकली होता है कि जो हमारे हमने जो हायर किए हैं लोअर मैनेजमेंट पे, या आप कह सकते हैं जो लोअर लेवल पे हमने जो हायर किया है, स्टाफिंग किया है, अपने एम्प्लॉयज हायर किए हैं, वो एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में कौन से होते हैं? एक मैन पावर भी एक रिसोर्स है। ठीक है, तो मैन पावर रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, वो स्टाफिंग का पार्ट है। इसमें हम आगे ये भी देखते हैं कि जो हमारी हायरिंग हुई है या जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो फर्दर अपवर्ड्स हों। दैट मीन्स कि वो अगर लोअर लेवल पे हैं तो वो आगे ग्रो करें, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी पार्ट इसमें देखा जाता है कि वो आगे ग्रो करें और उनको आगे का भी नॉलेज हो, जिससे कि वो कभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे या सीनियर लेवल मैनेजमेंट पे भी जा सके। उसके बाद पार्ट आता है डायरेक्टिंग का। अब ये तीनों स्टैटिक, जैसा कि मैंने कहा था, तो किसी भी टास्क को करने के लिए ये तीन बेसिक पार्ट हो गए कि प्लान किया, उसको किस तरह से प्लान किया है, तो उस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया उस वे में कि किस तरह से, किस एल्गोरिदम पे या किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको लेके चलना है, वो ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट हो गया। उसके बाद आ गया आपका क्या? स्टाफिंग। उसके बाद हमने हायर कर लिया और एम्प्लॉयज को, और उसके बाद फिर उनसे इस टास्क को कराया। ठीक है, अब क्या पार्ट आता है? डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग बेसिकली होता क्या है कि इसमें देखते हैं कि ये जो टास्क चल रहा है, ये जो प्रोसेस चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं, उसको एक गोल ओरिएंटेड तरीके से रहे, एक टास्क जैसे चलना है, जिस तरह से प्लानिंग है उस अकॉर्डिंग चले, वो डायरेक्शन एक पर्पसफुल हो, एक तरफ ही वो ओरिएंटेड हो, इसको हम लेके चलेंगे डायरेक्टिंग से। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग का पार्ट। कंट्रोलिंग बेसिकली उसको सही ढंग से चल रहा है या नहीं, पूरा सुपरविजन का पार्ट आ जाता है। तो वो हमारा टॉप मैनेजमेंट परफॉर्म करेगा।
ठीक है। और डायरेक्टिंग हमारा कौन करेगा? मिडिल लेवल करेगा। और प्लानिंग हमारा टॉप मैनेजमेंट करेगा। और ऑर्गेनाइजिंग हमारा कौन करेगा? ये भी जो है मैनेजमेंट का ही पार्ट होगा। ये सारा बेसिकली अगर हम एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये टॉप मैनेजमेंट परफॉर्म करेगा। और अगर एक जो है डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट इसको परफॉर्म करेगा। और अगर हम इसको जो है लोअर लेवल पे देखें तो एक टीम लीडर भी इसको परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है कि कोई भी टास्क है तो उसके लिए जो असाइंड पर्सन्स हैं, जो असाइंड एम्प्लॉयज हैं, उनका जो वर्क है वो डिवाइडेड हो कि ये पर्टिकुलर केआरएस है। केआरएस क्या होते हैं? की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। तो हर एक एम्प्लॉय का अपना एक केआरए हो, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया हो, उसको क्या करना हो वो पहले से वेल डिफाइंड हो। ठीक है। तो वो हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि डिवीजन ऑफ वर्क होगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली वो अपने आप आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि डिवीजन ऑफ वर्क है। डिवीजन ऑफ वर्क इन द सेंस कि किसी को पर्टिकुलर एक टास्क करना है कि उसको सेल्स जनरेट करना है। ठीक है। तो अब उसका सेल्स जनरेट करने के लिए क्या होगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी, उसकी अथॉरिटी भी होगी कि वो किस पर्टिकुलर मार्केट बेस को फोकस के लिए फोकस रहेगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आता है? डिसिप्लिन का पार्ट। ठीक है। तो डिसिप्लिन बेसिकली क्या होता है कि ये पर्टिकुलरली एक पर्सन के लिए नहीं होता है, ये ओवरऑल डिपार्टमेंट, ओवरऑल कंपनी के लिए होता है कि सारे लोग डिसिप्लिन में रहें और जो भी एक प्रोटोकॉल है, जो भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसको लेके चलें और एक डिसिप्लिन वे में किसी भी टास्क को परफॉर्म करें। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, इन तीनों को M1, M2 एंड M3 को एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय अगर रिपोर्ट कर रहा है इन तीनों मैनेजर्स को, तो ये जब तीनों मैनेजर्स उस एम्प्लॉय को कमांड देंगे या आप कह सकते हैं कि कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए उससे कहेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो एम्प्लॉय, वो पर्सनल, वो इंडिविजुअल कंफ्यूज होगा कि किसकी कमांड को मैं एग्री करूं और उसको परफॉर्म करूं। तो इसलिए क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए कि एक मैनेजर को ही जो है एक इंडिविजुअल रिपोर्ट करे, एक इंडिविजुअल एक ही मैनेजर को रिपोर्ट करे। और उस मैनेजर के अंडर में, इसको समझिएगा, उस मैनेजर के अंडर में कई सारे इंडिविजुअल हो सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल के कई सारे मैनेजर नहीं हो सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा? जो मैं पहले भी बता चुका हूं ऑलरेडी कि डिवीजन ऑफ वर्क होगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ये सारी चीजें उससे फुलफिल हो जाएंगी। डिसिप्लिन भी फुलफिल हो जाएगा अगर हमारा डिवीजन, यूनिटी ऑफ कमांड होगा तो। ओके। उसके बाद आता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए पूरे सारे एम्प्लॉयज जो हैं कंपनी के या एक डिपार्टमेंट के, वो सारे एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है। तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं कंपनी में, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, एक एम्प्लॉय हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, उन सब का जो जनरल इंटरेस्ट है, उन सब का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, वो एक जनरल इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है। और वो जनरल इंटरेस्ट कौन सा है? कंपनी का अपना खुद का इंटरेस्ट। ठीक है। कंपनी के लिए ही वो सारे काम करें, उसके जो भी वर्किंग है उस पे फोकस्ड हो। तो ये एक इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट हुआ, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट हुआ, वो किससे कनेक्टेड होना चाहिए? कंपनी के इंटरेस्ट से। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे, उसके बाद हम आते हैं रेम्यूनरेशन। एक सेकेंड, ये जो है रेम्यूनरेशन,
रेम्युनरेशन, ठीक है। रेम्युनरेशन बेसिकली होता है कि सैलरीज जो एम्प्लॉयज को मिलती हैं वो उसका भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि पर्टिकुलर मंथ के इस डेट को सैलरी मिले। जैसे ये सारी चीजें क्या होती हैं, मोटिवेशन से रिलेटेड होती हैं कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के रनिंग को मेंटेन करने के लिए ही ये सारी चीजें होती हैं। तो रेम्युनरेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। तो उसके बाद फिर आता है क्या, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन से सीधे आप समझते हैं एक ही चीज की सेंट्रल। तो सारे लोगों के इंटरेस्ट हुए या सभी लोगों के आप कह सकते हैं कि जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सेंट्रलाइज एक ही ऑर्गेनाइजेशन के एम को फोकस्ड होना चाहिए। उसके बाद आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब हो गया कि जैसे आपकी जो हायरार्की है वो टॉप मैनेजमेंट, उसके बाद आपका आ गया मिडिल मैनेजमेंट, उसके बाद आ गया लोअर मैनेजमेंट। अब इसमें आपका आ गया सीईओज हो गए, उसके बाद आपके हो गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके बाद कौन हो गए, एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। ये सारे किसको जो है कमांड कर देंगे, मैनेजर्स को, या आप कह सकते हैं डिपार्टमेंटल डायरेक्टर्स को। और फिर ये सारे डायरेक्टर्स किसको करेंगे, एक पर्टिकुलर किसी भी डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर होंगे वो फिर किसको करेंगे, लोअर लेवल पे जो भी टीम लीडर्स हुए या उनके जूनियर्स हुए उनको वो कमांड करेंगे। तो एक प्रॉपर स्केलर चेन में कमांड का फॉलो अप होगा, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर से हम सीधा यही समझते हैं कि एक सेकेंड, ठीक। तो इसके बाद क्या आता है, ऑर्डर। एक सेकेंड रुक जाइएगा, ऐसे ही रहिएगा, हम एकदम वहीं से स्टार्ट करेंगे उसी तरह से। तो इसके बाद क्या आता है, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर से हम क्या समझते हैं, जो भी एक प्रॉपर रखने का तरीका, जैसे कि ये टेबल है यहाँ तो टेबल यहाँ होनी चाहिए, बोर्ड है यहाँ तो बोर्ड यहाँ पे इसी वे में होना चाहिए, कैमरा का जो एंगल है वो इसी एंगल में होना चाहिए कि मैं आपको पढ़ाता हुआ दिखूं और ये बोर्ड पूरा अच्छे से दिखे, क्या क्या कंटेंट इसमें लिखे हुए हैं वो सारी चीजें दिखती रहें। तो इससे क्या आप देख रहे हैं कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजों का अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल, ओके, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल शुड बी इन एन ऑर्डर्ड वे, एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, एक प्रॉपर मैनर में रखा होना चाहिए। फिर क्या आता है हमारा, इक्विटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, इक्विटी। इक्विटी बेसिकली क्या होता है कि सभी लोगों के साथ, जैसे मैं एक हायर मैनेजमेंट हूं या मैं एक डिपार्टमेंटल डायरेक्टर हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपने जितने भी जूनियर्स हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, सबके साथ हम्बलनेस और सबके साथ इक्विटी का बिहेवियर रखूंगा, सबके साथ एक समानता रखूंगा, जिससे कि उनके मोटिवेशन में कोई कमी ना रहे, उनके वर्किंग में कोई कमी ना रहे, और वो सारे अपने टास्क को परफॉर्म करें। और मुझे पर्टिकुलर, मैं अगर डिपार्टमेंट का हेड हूं या मैं अगर कंपनी का हेड हूं, तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं या मेरे जितने भी लोअर लेवल पे मेरे एम्प्लॉयज हैं वो सारे मुझे अच्छे से अच्छा वर्क और अच्छे से अच्छा आउटकम ला के दे। तो इसलिए मुझे इक्विटी को परफॉर्म करना चाहिए। उसके बाद फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो बेसिकली इससे हम यही देखेंगे कि अगर कोई भी एम्प्लॉय कंपनी में वर्क कर रहा है, तो मैं अगर एज ए मैनेजर हूं उसका, या मैं एज ए डायरेक्टर सेकेंड लेवल पे हूं, और मेरे जूनियर के भी जूनियर, दैट मीन्स मेरे जो मुझे रिपोर्ट कर रहा है, या मुझे कोई अगर एम्प्लॉय, जैसे ये लेवल 1 हो गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अगर जैसे इस वे में हो गया, ये रिपोर्ट कर रहा है लेवल 3 किसको, लेवल 2 को,
लेवल 2 रिपोर्ट कर रहा है लेवल 1 को, ठीक है। तो लेवल 2 की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेवल 3 हमेशा अपने जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है उसमें उसको क्या मिले, अब उसको कुछ न कुछ अपडेटेड एनवायरमेंट और बेटर हेल्थ और कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे आपको क्या हो सकता है, लेवल 3 का जो एम्प्लॉय होगा वो लेवल 2 के साथ कनेक्टेड रहेगा और अच्छे से अच्छा नॉलेज मिलेगा अगर लेवल 2 से लेवल 3 को, तो लेवल 3 के पास क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। उस कंपनी के लिए वो ज्यादा लॉयल होगा, उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा कंपनी के लिए, अपने सीनियर्स के लिए होगा इंटरेस्ट, सीनियर्स के लिए इंटरेस्ट होगा तो बेसिकली सीनियर को भी, दैट मीन्स लेवल 2 को भी इजी रहेगा आगे इन फ्यूचर उसको कंटिन्यू रखने के लिए। तो बेसिकली ये तो लेवल 3 दैट मीन्स एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किसी कंपनी में कितने टाइम तक रहेगा। लेकिन अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है अपने सीनियर से या उसके सीनियर से, या कह सकते हैं कि कंपनी का एनवायरमेंट अगर अच्छा होता है तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑब्वियसली रहेगा। तो ये भी एक पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल है जिसको कि ज्यादा फोकस करके रखना चाहिए एक भी कंपनी को, जब भी वो मैनेजमेंट को जब भी वो प्रैक्टिस कर रहा है। उसके बाद आता है इनिशिएटिव। तो बेसिकली क्या होता है कि मैनेजमेंट, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैनेजमेंट को क्या होना चाहिए, या एक मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट टर्म किससे लिंक हो रहा है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या इंडिविजुअल से, ठीक है। तो मैनेजमेंट को बेसिकली क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैनेजमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए। दैट मीन्स मैनेजमेंट के पास क्या होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए कि वो कोई भी इनिशिएटिव लेने में हेजिटेट ना हो, या जो इनिशिएटिव्स हो वो किसी भी वे में एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हो, या कंपनी को बेनिफिट दे रहे हो, या सोशली बेनिफिट दे रहे हो, समाज को, नियर बाय सराउंडिंग्स को बेनिफिट दे रहे हो। तो इनिशिएटिव लेने में भी कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए मैनेजमेंट को। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, पहला है आपका हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है। तो ग्रुप गोल्स, एक कंपनी में क्या होता है, सारे एम्प्लॉयज ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हो गए, तो वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर जो कंपनी का अल्टीमेट गोल होता है उसको अचीव करने में लोग लगे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैनेजमेंट का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आपका सीक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जैसा कि मैंने आपको बताया, मैन पावर हो गया, ये भी एक रिसोर्स है। और आपका जितने भी रिसोर्सेज हो गए, लाइक आपके थिंग्स, कौन कौन से थिंग्स हो गए, जो भी आपके रॉ मटेरियल है, इन्वेंट्री है, या आपके नियर बाय सराउंडिंग्स है, उनका किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मींस, जैसे आपने मैथ में एक चीज पढ़ी होगी, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होता है कि एक, जैसे आपका ए बी सी है, इसमें मैं आपको मैथ भी पढ़ा दे रहा हूं थोड़ा सा। तो अगर ए बी सी है, ठीक है, और ए में, और बी में आपका ए बी और सी है, तो ये ए और बी क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट होते हैं। दैट मीन्स कि जो ए में है, वही उतना बी में है, ना उससे ज्यादा है ना उससे कम है, ठीक है। मैथ को भी इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। एक मैनेजमेंट का जो टीचर होगा वो मैथ को भी मैनेजमेंट के वे में बता सकता है, ठीक है। तो इससे आप देखेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसको ऑप्टिमम वे में किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो होता है ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये कौन करता है, ये एक मैनेजमेंट इंडिविजुअल करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिड्यूसेस कॉस्ट, ठीक है। रिड्यूसेस कॉस्ट मींस
ये क्या होता है, ये सारे प्रैक्टिसेस जो मैनेजमेंट की सारी थ्योरीज हैं, उसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे, उन थ्योरीज को अप्लाई करेंगे रियल लाइफ में, तो उससे क्या होंगे, ऑब्वियसली अगर हम जो है एम्प्लॉयज को मोटिवेशन देंगे, एम्प्लॉयज को अच्छा रेम्युनरेशन देंगे, तो वो अच्छा टास्क परफॉर्म करेगा, और उससे क्या होगा, हमारा कॉस्ट कटिंग होगा इन द वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कैसे होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका अगर 100 रुपए लग रहा है, ठीक है, कितने दिन में, 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में वही टास्क करने के लिए अगर 100 रुपए लग रहा है, तो ये 3 दिन का 300 होता है, ठीक है। और अगर हम उसी एम्प्लॉय को 120 में हायर करें, 120 में हायर करें, और उसी टास्क को अगर वो 2 दिन में कर देता है 120 रुपीज लेके, तो क्या होगा इससे, 240। अब 60 रुपए का डिफरेंस आया कि नहीं आया, वो कार्य वो 2 दिन में किया, उसी दो उसी एम्प्लॉय ने 120 रुपए लेके उसी टास्क को 2 दिन में कर दिया, और उसी एम्प्लॉय को जब हम 100 रुपए दिए, तो वो क्या किया, 3 दिन उसी कार्य को किया, ठीक है। इससे हम क्या देखते हैं कि अगर हम उसको थोड़ा सा रेम्युनरेशन बेटर करें, तो ऐसा भी आउटकम निकल के आ सकता है कि वो 2 दिन में कर दे और हमें कॉस्ट में थोड़ी सी हमारी रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये क्या करता है हमारा, अगर हम प्रॉपर एक प्लानिंग के थ्रू, जैसे हमारा स्टार्टिंग में क्या था, मैनेजमेंट का सारे फंक्शंस आपके क्या थे, प्लानिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, उसके बाद क्या था, कंट्रोलिंग, ठीक है। अगर ये सारे फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें किसी भी एट पर्टिकुलर टाइम हमें पता है कि कंपनी का ग्रोथ कैसा है, या किसी भी टास्क को करने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो टास्क कंप्लीट होगा एट द बेस्ट एंड ऑप्टिमम वे में, ठीक है। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और कॉस्ट भी हमारा मिनिमम है, तो हम कितना सर्वाइवल होगा, वो इन्हीं सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो उससे, इसकी प्रैक्टिस से, मैनेजमेंट की प्रैक्टिस से क्या होगा, एंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ भी होगा जब सर्वाइवल हो पे हम, सर्वाइवल हमारा अगर कंफर्म्ड है, तो हम ग्रोथ की तरफ फोकस्ड होंगे, और ग्रोथ तो ऑब्वियसली करेंगे ही, क्योंकि उसके लिए भी हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कर रखा है, और स्टाफिंग उसी अकॉर्डिंग है। तो मैनेजमेंट की प्रैक्टिस से इट इंश्योर्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेल्प इन अचीविंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एक और उसमें एग्जांपल दिखा रहा हूं कि एक प्रोडक्शन लाइन है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका जो प्रोडक्शन लाइन है, वो ऐसे, ये आपका रॉ मटेरियल अरेंजमेंट हो गया, दैट मींस डिमांड पार्ट, वेंडर मैनेजमेंट, एंड देन आपका हो गया असेंबलिंग का था, असेंबलिंग का था, उसके बाद आपका था कस्टमाइजेशन था, और उसके बाद फिर आपका था मतलब ये आपका कलरिंग और बाकी सारी चीजें थी, और उसके बाद फिर डिलीवरी एंड फ्रंट लाइन आ गया उसके बाद। तो ये एक प्रोडक्शन लाइन थी हमारी, ठीक है। तो उस प्रोडक्शन लाइन में अगर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए कैसे इसको परफॉर्म करना है, एक पर्टिकुलर वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम होगा कि हम कौन से रॉ मटेरियल की अभी रिक्वायरमेंट है, उस रॉ मटेरियल को अरेंज करेंगे टाइमली, और उसका डिजाइनिंग करेंगे और असेंबलिंग करेंगे उसके बाद, और उसके बाद उसका कस्टमाइजेशन करेंगे, उन सबको असेंबल करके एक प्रॉपर शेप देंगे, और उसके बाद उसकी कलरिंग करेंगे। ये सारी चीजें अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में चलती रहेंगी, एक लाइन होगी प्रोडक्शन लाइन, यहाँ से कोई भी रॉ मटेरियल घुसा तो यहाँ एक कार बन के आगे
कस्टमर को डिलीवर हो गया। अगर ये सारी चीजें प्रॉपर वे में होंगी तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी अचीवेबल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सर्व्स एज ए टूल ऑफ फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जब सारी चीजें हो गई तो सोशल भी आना चाहिए। तो एक कंपनी क्या होती है, CSR भी होता है कंपनी में, और सारी चीजें सोशली लोगों से कनेक्ट होते हैं और अपनी खुद के इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ साथ सोशल इंटरेस्ट को भी फुलफिल करने का एक प्रयास करती है एक अच्छी कंपनी। एक अच्छा फर्म जो है इस चीज को भी ध्यान में लेके चलता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारी फुलफिल हो। ये भी एक मार्केटिंग का तरीका कह सकते हैं, या एक एथिकली ये जो है इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। तो ये हो गया आपका सर्व्स एज ए टूल ऑफ फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये अगर आपने मैनेजमेंट की प्रैक्टिस की है तो ये सारी चीजें भी पॉसिबल है उससे। उसके बाद आता है इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगा ही, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लार्ज स्केल प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, तो सेम वही है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा क्योंकि सब मोटिवेटेड होंगे, हाईली मोटिवेटेड होंगे, ज्यादा वर्क करेंगे तो एक अच्छा आउटकम दे सकते हैं। उसके बाद आता है ओवरकम रेसिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, रेसिस्टेंस टू चेंज क्या होता है? रेसिस्टेंस टू चेंज ये होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह, आपको कोई नया टास्क दिया जाता है तो आप कितनी जल्दी उस टास्क को, जो सेकंड टास्क है, उसके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, कितना जल्दी उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं उस वे में कि उसका आउटकम बेटर हो। तो उससे जो ओवरकम्स हैं, जो उससे कैसे हम उससे निजात पाएंगे। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो पुराने जो भी हमारी वर्किंग है उसको छोड़ के नई चीजों को हम कितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, उस सिचुएशन को कितनी जल्दी हैंडल कर लेते हैं, चेंज ऑफ सिचुएशन को, वो उसको क्या कहते हैं? ओवरकम्स रेसिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, वो कितनी जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद आता है मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, ये भी उसी से रिलेटेड हो गया कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब एफिशिएंट भी वही है, इसमें क्या होता है, एफिशिएंट का भी वही सेम डेफिनेशन आप कंसीडर कर सकते हैं कि एक एफिशिएंट वे में किस तरह से रिसोर्सेज को यूज करके हम जो है किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी एक्शन को करते हैं, उसको जो है मैनेजमेंट बहुत हेल्प करता है उस चीज में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बेसिकली टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है कि ये सारी चीजें अगर हैं आपके पास, एक मैनेजमेंट की सारी प्रैक्टिसेस हैं आपके पास, सब कुछ आपको नॉलेज है मैनेजमेंट का और उसकी प्रैक्टिस भी किया है, आपके पास अनुभव है, तो आप कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक डिपार्टमेंट को अच्छे से डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट मीन्स एक डायरेक्शन में उसको लेके चल सकते हैं, जो भी आपका अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करने के लिए उसी डायरेक्शन में अपने डिपार्टमेंट को, अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को, अपने सारे जूनियर्स को लेके चल सकते हैं और उनको कंट्रोल्स कर सकते हैं कि आप जो भी आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा ही करना है, तो उसको सारे लोग ओबे करें, उसको फॉलो करें और उसी के अकॉर्डिंग चलें, तो वो कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे बने रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत कबीर विद्यापीठ PG कॉलेज पे। ठीक है, धन्यवाद।